नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। विधानसभा का मानसून सत्र हुआ। एक दिन का मानसून सत्र था। कोरोना काल की वजह से एक दिन का ही रखा गया था। इसमें कांग्रेस के कुछ विधायक जो हैं वो लगा कर आए थे कि कोरोना में करप्शन हुआ है। इसी चीज को लेकर मास्क लगा कर आए थे। उनमें से एक विधायक है अमित सिहाग। आज उन्हीं से बात करेंगे। मंडी डबवाली से विधायक, कांग्रेस के विधायक अमित सिहाग मेरे साथ हैं। सिहाग साहब, स्वागत है पंजाब केसरी टीवी पर। धन्यवाद देवेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद सियाग साहब, आपका। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जो सेशन में आप मास्क लगा कर आए थे, वरुण चौधरी भी थे, क्या कुछ मकसद था आपका? देखिए, सही मायने में पूरी मुझे आशंका थी कि भाई जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा है जी। वो कोरोना का हवाला देकर जनता की जो प्रतिनिधि हैं और जो सही मायने में जो सेशन रहता है एक तरीके से जनता के मुद्दों को उठाने का एक सबसे बड़ा जो माध्यम है वहां जी। पर वो आवाज को दबाने का काम करें, क्योंकि इतने घोटाले हुए हैं। तो सीएलपी की जो बैठक हुई तो मैंने इसमें एक प्रस्ताव रखा था हम्म। आदरणीय हमारे नेताओं के समक्ष कि क्यों ना हम हम्म। इस तरीके से एक जनता का संदेश जो, क्योंकि इस सरकार में जो जब से सरकार बनी है हम्म। इनकी कोई उपलब्धियां तो नहीं है, मगर उन्होंने एक बात को जरूर मैं मानता हूं बड़ी गंभीरता पूर्वक लिया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसी भी आपदा को अपना अवसर बनाने की आवश्यकता है, तो हम्म। अफसर और कहीं तो नहीं बनाए, तो ऐसे लोग जो करप्शन करना की जिनकी मंशा थी, उन्होंने कोरोना काल को अपना अवसर बनाकर, ताकि सभी लोग जानते थे कि प्रशासन और सभी का ध्यान दूसरी तरफ है और हम्म। बड़े-बड़े घोटालों को अंजाम देने का काम किया। तो एक हम्म। ये जो संदेश था एक तरीके से जो मास्क था कि जो चुप करने का जो काम एक तरीके से सरकार कर रही है कि कोई भी बात बाहर ना निकल कर आए, तो मास्क उसका संकेत था। और जी। कोविड एंड करप्शन सही मायने में जितने बड़े घोटाले इस कोविड काल के दौरान हुए हैं इस सरकार में, उसको एक संकेत देने का हमारी मंशा थी, तो इसीलिए ये मास्क पहन कर हम गए। सियाग साहब, आपको लगता है कि एक दिन का जो मानसून सत्र हुआ, जो सरकार के ऊपर सवाल विपक्ष की तरफ से दागे जाने थे, जो जवाब मांगना चाहता था विपक्ष, उनमें कहीं ना कहीं सरकार को जो है फायदा हो गया एक दिन के सेशन में? देखिए, पूरी मंशा यही थी। आज चाहे वो कुछ भी कहें कि भई कोविड का बहाना दें, हवाला दें, मगर आप जब ये देखिए कि अगर जब आप टेस्टिंग करवा लेते हैं, सारे जी। विधायकों की आप टेस्टिंग करा ली, हम्म। ऐसे-ऐसे नए उपकरण लेकर आए ताकि उनकी मंशा थी कि कोई संक्रमित ना हो। उसके बावजूद इतना पैसा खर्च करने के बाद, टेस्टिंग करवाने के बाद, हम्म। उन्होंने यही बहाना दिया, हवाला दिया कि कोरोना है इसलिए हम 2 घंटे से ज़्यादा, 3 घंटे से ज़्यादा सेशन नहीं चला सकते। जब हम हम्म। सदन के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो हम्म। उसके बाद चाहे वो 4 घंटे चले, चाहे 6 घंटे चले, सभी बड़ी जी। ज़िम्मेवारी से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर बैठे हैं और आज बिल्कुल। आपके सभी तरह की और गतिविधियाँ चल रही हैं। हम्म। आप जो भाजपा के तो लोग कम से कम 1 महीने से बड़ौदा में घूम रहे हैं और हर जगह पे चुनावी प्रक्रिया भी चल रही है। उस समय तो किसी ने कोरोना की बात नहीं सोची। तो मैं ये जी। मानता हूँ एक मंशा थी उनकी सरकार की, और इसका सबसे बड़ा एक जो उनका मैं मानता हूँ विरोधाभास की जो बात है कि हम्म। आज एनईटी जेईई की बात पे हम लोगों ने, सभी ने, जनता ने और विद्यार्थियों ने मांग रखी कि भी इसको स्थगित किया जाए, बाद में करवाया जाए। तब बिल्कुल। सरकार कहती है कि हम 1.5 2-2 लाख के जो जो छात्र एग्जाम देंगे, हम्म। उनको 150 किलोमीटर तक जाएं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा ना हो, गेस्ट हाउसेस की सुविधा ना हो, फिर भी बड़े आसानी से कराया जा सकता है, हमारी पूरी तैयारी है। तो उसमें कोई हम्म। उनको शंका नहीं लगती कि वहां हम्म। संक्रमण फैलेगा। मगर जब विधानसभा में सत्र की बात आती है, क्योंकि हम्म। उनको पता था कि इतने मुद्दे हैं और ये जी। भ्रष्टाचार की इतनी विफलताएं हैं कि जनता के सामने उजागर हो जाएंगी, इसको दबाने का काम उन्होंने सही मायने में। एक सर, आपके वहाँ की बात करें, आप लगातार दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और राजस्थान कैनाल के पुलों की हालत को सुधारने के लिए भी आपने मुलाकात की। क्या है ये मामला और इससे कितना फ़ायदा आपके एरिया को होने वाला है? देवेंद्र जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ पे तकरीबन 7 ऐसे पुल लगते हैं, क्योंकि हमारा एक बॉर्डर का एरिया है। राजस्थान हुँ। केनाल भी जाता है, सिरंज फीडर है वहाँ पे। जी। तो ये हुँ। 7 ऐसे पुल हैं जो बिल्कुल जर्जर हालत में हैं। जी। तकरीबन 2 ऐसे पुल हैं जहाँ पर सरकार ने बहुत लंबे समय से, प्रशासन ने बोर्ड लगाया हुआ है कि इस पे आवाजाही मना है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो हुँ। इसके बारे में जो आप जानते हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी ने प्री बजट सेशन किया था। उस समय जब इरिगेशन की बात आई तो मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लेकर आया था, क्योंकि जी। इनके रख-रखाव के लिए एक थोड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि इनका रख-रखाव जो है, वो हुँ। राजस्थान सरकार की ज़िम्मेवारी बनती है।
पहले वो था कि राजस्थान सरकार पंजाब सरकार को पैसा देके इनका रखरखाव कराता था। अब राजस्थान सरकार ने खुद ये बेड़ा अपने पास रख लिया। तो अब ये समस्या थी, इसलिए हमें आवश्यकता थी कि हमारी सरकार वहां पे उनके साथ संपर्क करे। तो पहले मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया, तो उसके बाद जो आला अधिकारी थे महकमे के, बाद में कोरोना काल के दौरान उनसे भी मुलाकात की थी। और तब जब तक अभी कोई मूवमेंट नहीं हुई, तो इस बार मैं जो हमारे इंजीनियर इन चीफ है उनसे इस बारे में मुलाकात करके आया था। उन्होंने सकारात्मक ढंग से, जो चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने बात की राजस्थान के जो उनके अधिकारी बनते हैं, और उन्होंने एक बात कही थी कि भाई शायद एक प्रक्रिया सरकार की है कि राजस्थान केनाल को आज की तारीख में एक वाटरवे के रूप में घोषित कर दिया कि आने वाले समय में सामानों के लिए, शिप्स और उसका आवाजाही के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो वैसे भी हमें इन पुलों को दोबारा से ऊंचे स्तर पर बनाने का काम करना पड़ेगा, मगर हमने ये बात रखी कि भाई कल कभी भी हादसा हो सकता है, तो वो तो कितना समय लगे, उतने महीने लगे, साल लगे, कब बनेगा वो, तो उससे पहले कम से कम जो बिल्कुल जर्जर हालत में पुल है उनको मरम्मत करने का काम करें। मैं आशा करता हूं उसको गंभीरता पूर्वक लेते हुए जनहित में करवाने का काम करेगी। एक जनाब आपके यहाँ पे गोरीवाला जो है महिला कॉलेज की मांग थी, वो आपने कहा कि वो पूरी भी हो गई लेकिन अधूरी भी है, ये किस तरीके से कह रहे हैं आप? देखिए, 2017 के अंदर मुख्यमंत्री महोदय ने ये अनाउंसमेंट की थी कि गोरीवाला महिला कॉलेज, गोरीवाला हमारे कांग्रेस के राज में उसको सब तहसील का दर्जा दिया गया था, मगर सब तहसील की बिल्डिंग ये सरकार नहीं बना पाई। 2017 में उन्होंने घोषणा की कि भी हम यहाँ पर ये महिला कॉलेज बनाएंगे, उसके बाद वो घोषणा करके ये सरकार भूल गई। बाद में हमने सबने स्वागत किया कि रक्षाबंधन के दिन मुख्यमंत्री जी ने जब कहा कि भाई इस कॉलेज को मंजूरी दे दी गई है, तो सबकी आशाएं जगी। मगर अब हमें सुनने को आया कि इस महिला कॉलेज को, जो रक्षाबंधन में उन्होंने बेटी और बहनों के नाम एक तरीके से सौगात के रूप में दिया था, अब उसे को एजुकेशनल कर दिया गया कि अब जो इस सेशन में भर्ती की जाएगी वो को एजुकेशनल होगी, और केवल 60 सीटों का प्रावधान किया है, वो भी हिस्ट्री और एक और सब्जेक्ट में, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए कोई उनकी उनकी सुविधा भी नहीं है। एक किराए की अभी अभी घोषणा हुई है, किराए की बिल्डिंग में चलाएंगे, जो वो सब तहसील नहीं बना पाए, तो मुझे नहीं लगता कितने सालों तक हमारे यहाँ पे कॉलेज आएगा। तो मैं यही कह के कि खास करके आपने बेटियों की जो आशाएं थी कि उन्हें दूर ना जाकर अपने आसपास में ही शिक्षा मिल सके, बेटी पढ़ाओ का नारा था, तो उन्होंने रक्षाबंधन पर घोषणा कुछ और की और उसका निकल कर कुछ और आ गया, एक तरीके से यू टर्न ले लिया। तभी मैंने कहा कि पूरी करके भी अधूरी रह गई, और मैंने ये मांग भी रखी तो कि मुख्यमंत्री जी इसको दोबारा से दुरुस्त करने का काम करें। ये लड़कियों के लिए कॉलेज घोषणा की थी, वैसे तो हमारे पास डबवाली में भी कॉलेज है, तो अगर ये लड़कियों के लिए था तो कम से कम उसको उस बात पे अडिग रहने की आवश्यकता थी, और ज्यादा सीटों का प्रावधान करने की भी आवश्यकता है। एक आप लगातार दौरा कर रहे हैं, कपास की फसल जो है वो पूरे प्रदेश में कहीं-कहीं खराब हुई है। आप भी अपने एरिया का जो है दौरा कर रहे हैं। कितना एरिया आपके वहाँ पर प्रभावित हुआ है और क्या कुछ मांग आपकी है सरकार से? देखिए, अब प्रभावित तो बढ़ता जा रहा है, आज की तारीख में काफी ज्यादा नुकसान है। बल्कि मेरे पास तो व्हाट्सएप पे, अभी जैसे मैं आ भी रहा था आज, तो व्हाट्सएप पे हो या फोन कॉल के माध्यम से भी, मैंने सबसे पहला व्यक्ति था जिसने पूरे जिले में, अपने क्षेत्र में 6, 7, 8 गांव का लगातार दौरा किया था उसने, और उसको लेकर फिर मैं हमारे जो डीसी महोदय उनके पास गया। उन्होंने भी कहा कि हमारी पूरी उस समय शायद उनके पास भी पूरी जानकारी नहीं थी, और उन्होंने जानकारी ली अधिकारियों से, अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, हम इसका सर्वे करवा रहे हैं। तो बाद में उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि जो आपकी मांग है, मांग यही रखी थी कि एक पूरी तरीके से इसकी गिरदावरी कराई जाए, स्पेशल गिरदावरी, और ताकि किसानों को उचित मुआवजा इसका मिल सके। तो उसके लिए है, मैं मानता हूँ ये अब समस्या बढ़ती जा रही है। जैसे अब बारिश पिछले कुछ दिनों से और ज्यादा रही है, तो पहले जैसे सफेद मक्खी का था, उखेड़े का, मतलब वो फसल वैसे खराब थी, और अब आज की तारीख में बारिश के कारण, वाटर लॉगिंग के कारण भी वो और ज्यादा खराब हो रही है। तो ये बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति है, और मैं ये कहूंगा कि सबसे प्राथमिकता पे आज की तारीख को सरकार को इस मुद्दे को लेकर, जहां जहां पर ये समस्या है उनको उचित मुआवजा। मुझे एक दूसरी असेंबली से अभी पता चला किसी के माध्यम से कि वहां पे उन्होंने एक सर्वे तो करा लिया, और सर्वे करा के 15 गाँव को केवल 10% मुआवजा देने जा रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि हर गांव के अंदर उतना ही नुकसान हुआ कि 10% ही हर गांव को मुआवजा दे रहे हैं?
तो ये जिस तरीके से पहले बीमा कंपनियां करती रही वैसा ही लग रहा है, और इसके लिए मैंने अभी सोमवार के दिन एक धरना भी रखा हुआ है, सांकेतिक धरना, की मांग को हम किसानों के संग दोबारा एसडीएम महोदय के समक्ष भी उठाएं। बिल्कुल, उठाने भी चाहिए। और जिस तरीके से किसान जो है अन्नदाता है और उसकी फसल का नुकसान होता है तो काफ़ी लंबा वक़्त लग जाता है उस नुकसान को भरने में। एक आप नगर परिषद गए थे और वहाँ पर आपको कुछ अधिकारी नदारद मिले। इसको लेकर आपने किसी को शिकायत की है और क्या कुछ अधिकारियों का बाद में कहना था? देखिए, इसमें 2 चीज़ें थी। गया तो मैं उस दिन ये था कि हमारे यहाँ पर 3-4 ऐसी ये कह सकते हैं पब्लिक यूटिलिटी की जगहें और पब्लिक स्पेसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो बहुत ज़्यादा जर्जर हालत में थी। तो वहाँ पे जैसे एक पुराना ब्लड बैंक के लिए बिल्डिंग बहुत साल पहले नागरिकों ने अपने खून पैसे की कमाई से इकट्ठा कर बनवाया गया था। वो किसी कारण मंजूर नहीं हुई, फिर वो अलग-अलग चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल करते रहे। मगर पिछले 6 वर्षों से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जब लोगों ने दिखाया, उनकी आँखों में आंसू थे कि पैसा हमने लगाया और वहाँ पर जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, वो रहने का काम कर रहे हैं। कईयों पे वहाँ पे हुक्के मेरे को दिखाई दिया कि हुक्का पड़ा हुआ है, कहीं पे कुछ पड़ा हुआ है। तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। दूसरा, जैसे वहाँ पे एक पब्लिक क्लब है, हमारे यहाँ पे हुआ करता था, अब है तो नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो बिल्कुल एक जंक यार्ड और जर्जर हालत में, जहाँ पे लोग कभी बैडमिंटन खेला करते थे। उसी तरीके से एक बड़ी स्पेस पड़ी हुई है मार्केटिंग बोर्ड की, बहुत बड़ी, जो लीज़ पे ली हुई थी, उसका कुछ उपयोग नहीं है, वो खाली पड़ी हुई है। तो इनका जायज़ा लेने के लिए मैं वहाँ पर गया था। पर साथ में नगर पालिका के अंदर भी मैंने कहा कुछ समय लगाया जाए, देखा जाए। और जैसे आपको हर जगह पे दिखता है कि कहीं न कहीं कोई न कोई व्यक्ति अपनी सीट पे नहीं था, तो मैंने इसके बारे में एसडीएम महोदय को भी अवगत कराया। उन्होंने भी शायद 1-2 दिन पहले इसी तरह का एक राउंड दौरा लिया था, और मेरी कंप्लेंट के बाद ये जो जगहें थी, इनका मुआयना करने भी एसडीएम साहब गए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है, आशा करता हूँ कि इस पे थोड़ी-सी सख्ताई करने का काम करेंगे कि भई जो जिन जिन लोग जो सैलरी लेते हैं, वो जनता की सेवा के लिए, अगर मैं भी आज काम करता हूँ, तो 10-10 घंटे जनता की सेवा के लिए लगाऊँ, तो उनकी भी ज़िम्मेवारी बनती है अपनी सीट पे तो कम से कम बैठ के जनता के लिए हित में काम करने का प्रयास करें। बिल्कुल। एक मुद्दा आपने उठाया कि जो हाईवे के लिए ज़मीन एक्वायर की गई थी, उसके लिए आप मुआवज़ा देने की बात कह रहे हैं। ये क्या है पूरा मामला? देखिए, आप ये शुरुआत से है, जब से बीजेपी की सरकार बनी थी, भूमि अधिग्रहण पे बहुत बड़ा बहस भी रही। लोगों की कई जगह पे असंतोष आपको दिखाई देता है जब भी ज़मीन ली जाती है सरकार द्वारा। तो यहाँ पर भी कुछ किसानों ने मेरे समक्ष ये बात रखी थी। जैसे अभी चौटाला, ये 9 गाँव की ज़मीन है, जो एक बहुत बड़ा हाईवे जो बन रहा है, अमृतसर से लेके गुजरात तक जा रहा है, उसके लिए ये हमारे हल्के के 9 गाँव पड़ते हैं। तो अधिकरण के हिसाब से जो पहले गाँव का मुआवज़ा उन्होंने तय किया चौटाला गाँव का, तो उन्होंने असंतोष जताया किसानों ने कि जो मुआवज़ा हमें आज मार्केट रेट के हिसाब से जब कहते थे कि 4 गुना मिलेगा, वो मार्केट रेट के हिसाब से नहीं मिल रहा और बहुत कम है। तो इसके लिए मैंने उसकी समीक्षा की और उसको लेकर मैं फिर बाद में डीसी महोदय से भी मिला था। मैंने नागरिकों से चौटाला में मीटिंग की और उसके बाद मिला। उनके समक्ष रखा कि भई आप एक, तो उन्होंने मुझे ये कहा था, ये आश्वासन दिया था कि हाँ, वो अगर डीसी कोर्ट के अंदर इसको अपील को डालें और हम बैठकर इसके ऊपर पूरा विश्लेषण करेंगे। तो मेरी यही डिमांड है कि जो सही मायने में, बिकॉज़ आज किसी किसान ने अपने खेत को तैयार किया हुआ है। सरकार को ये भी समझने की आवश्यकता है, केवल उस ज़मीन का अभाव नहीं है, जो उसकी 3-4 साल की मेहनत है उसे तैयार करने की, उपजाऊ बनाने की, वो भी, और ख़ासकर हमारे यहाँ तो बाग भी लगते हैं। तो इसके लिए कहा है, और ये सब एक गाँव की नहीं, 9 गाँव के किसानों की माँग है, और मैं सोमवार को इसके ऊपर भी हम धरने पे बैठेंगे, दोनों माँगों को लेके, नरमे की जो फसल खराब है उसके मुआवज़े के लिए और इसके लिए भी। तो सरकार को मैंने सिर्फ़ एक बात कही थी, क्योंकि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, वो भी उप मुख्यमंत्री जी के पास है, वो यहीं से आते हैं, तो उनको संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को देखने की आवश्यकता है, ज़रूरत पड़ी तो उनके पास भी जाने का काम करेंगे। जी। सियाग साहब, आप हमारे साथ जुड़े, वक़्त निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद देवेंद्र भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। नमस्कार।